मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात होगी सिल्वर के ऊपर। सिल्वर के दाम जो है वो यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो सिल्वर की बात करने से पहले मैंने 31 मई को ये वीडियो पोस्ट किया था, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिल्वर में अब तेजी आने वाली है और सिल्वर यहाँ से फिनोमिनल ग्रोथ हासिल कर सकता है। इसी साल में हमें सिल्वर जो है वो काफ़ी हाई पर जाता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद सिल्वर में ज़बरदस्त तेजी देखी गई है। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट किया गया था उस दिन सिल्वर का इंटरनेशनल मार्केट का रेट था $33 प्रति औंस का। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उससे पहले सिल्वर 39.57 यानी कि $39.5 के आसपास का हाई दिखा चुका है। हालांकि वीडियो शूट करने के समय इसका रेट इस समय चल रहा है $38.62 यानी कि अपने उस लेवल से काफ़ी आगे है। अपने 31 मई के वीडियो में मैंने बताया था कि सिल्वर में अभी तेजी बाकी है और सिल्वर में अभी तेजी आएगी। और 8 जून को एक वीडियो मैंने ये पोस्ट किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि सिल्वर में अभी तेजी की पिक्चर बाकी है। तो उसके बाद से लगातार सिल्वर में तेजी देखी जा रही है। सिल्वर में तेजी के जो दो कारण हैं समझ में आ रहे हैं। पहला कारण फंडामेंटल है, इसको पहले चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे पहले, क्योंकि ये वीडियो में पहले भी मैंने बताया था कि सिल्वर फंडामेंटली भी जो है वो अभी वैल्यू रखता है, अभी अंडर वैल्यूड है सिल्वर। यानी कि होता क्या है, सामान्य तौर पर यदि हम पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री की बात करें तो गोल्ड सिल्वर का रेशो रहता है 1:50। वैसे तो जब ये अमेरिका में इसको सेटल किया गया था 18वीं सदी के आसपास, तो गोल्ड सिल्वर का रेशो था 1:16। यानी कि उस समय क्या होता था कि लोग अपने पास जो सिल्वर था वो मिंट के पास ले जाते थे। मिंट वो होती है जहां पर कॉइन बनते हैं, और अपने सिल्वर के बदले में गोल्ड ले लेते थे। तो 16 ग्राम सिल्वर के बदले 1 ग्राम गोल्ड मिला करता था। उस समय गोल्ड सिल्वर का रेशो था 1, यानी कि 1:16। वो धीरे धीरे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती गई, गोल्ड का जो है वो डिमांड बढ़ती गई, तो उसके कारण क्या हुआ, गोल्ड ज़्यादा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखे जाने लगा। और गोल्ड का जो हिस्टोरिकल रिसेंट टाइम का हिस्टोरिकल यदि हम देखते हैं तो 1:50 का रेशो आता है। लेकिन ये रेशो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है। पीछे 2020 में 125 भी चला गया था, मींस 125 ग्राम सिल्वर के मुकाबले 1 ग्राम गोल्ड। अभी जब हमने ये मई का वीडियो शूट किया था तो उस समय गोल्ड सिल्वर का रेशो था 96, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड के बदले 96 ग्राम सोने चांदी का रेट था। और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशो आ गया 1:85 के ऊपर। यानी कि आज यदि 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं और आपको सिल्वर जो है वो 85 ग्राम मिलेगा। और मजे की बात यह है कि जिस दिन 31 मई का हमने वीडियो शूट किया था उस दिन गोल्ड का रेट था $3360 के आसपास। सेम रेट के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, 3372 के आसपास का रेट है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गोल्ड तो वहीं का वहीं खड़ा हो गया, लेकिन सिल्वर भाग निकला यहां से। हालांकि गोल्ड में भी अभी तेजी आएगी, गोल्ड में 3650 तक के स्तर में देखने को मिलने चाहिए इसी साल में, लेकिन सिल्वर ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ये तो इसका एक फंडामेंटल व्यू पॉइंट है, क्योंकि इसके रिटर्न का यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो 3 साल के रिटर्न को यदि हम देखते हैं गोल्ड और सिल्वर के, तो वहां पर भी 6% के आसपास का, 5 से 6% के आसपास का अंतर है। यदि हम इसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशो देखते हैं गोल्ड का और सिल्वर का पिछले 3 साल का, तो गोल्ड ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया, लगभग 22% के आसपास का रिटर्न दिया, लेकिन सिल्वर अभी 16-17% के आसपास है। तो लगभग 5-6% का CAGR का भी फर्क है। रेशो का अंतर तो है ही, लेकिन इसका रिटर्न का भी अंतर है। तो मोटे तौर पर सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड है। ये तो फंडामेंटल की बात होगी। लेकिन सिल्वर चल क्यों नहीं रहा था, सिल्वर के ना चलने का एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या था, और सिल्वर अब चला है तो किस रीजन से चला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने अपने पहले जो 2 वीडियो थे उसमें आपको बताया हुआ डिटेल में कि क्यों नहीं चल रहा था और आगे क्यों चल सकता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम संहिता शास्त्र पढ़ते हैं, तो सिल्वर को 3 चीजों से देखा जाता है। एक तो कर्क राशि है, ये जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है, यहां से सिल्वर का विचार किया जाता है। एक आपकी शुक्र है, शुक्र से चांदी का विचार किया जाता है। एक चंद्रमा से चांदी का विचार किया जाता है। चंद्रमा चूंकि मोमेंटम में रहता है, 54 आवर में राशि बदल देता है, तो फ्लक्चुएशन जितनी आती है वो उसके कारण आती है, चंद्रमा के कारण। चंद्रमा 24 घंटे में राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 6 घंटे बाद वो चरण बदल लेता है। चंद्रमा के चरण बदलने के साथ साथ रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है। आप देखते हैं कि इंडिया में जब बाजार खुलता है, MCX खुलता है सुबह 9 बजे,
तो रेट कुछ और चल रहा होता है। शाम को जब यूएस में खुलता है तो इन द मीनवाइल चंद्रमा का नक्षत्र चेंज हो जाता है, तो चीजें कुछ और तरीके से मूव करती हैं। तो ये चंद्रमा की मूवमेंट के कारण होता है जो सारा फ्लक्चुएशन होता है। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, किसकी दृष्टि में है, कौन सी राशि में है, ये सारा जो है वो चंद्रमा की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन चांदी का यदि हमने मंथली व्यू लेना होता है या लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है या साल के लिए व्यू लेना होता है, तो मोटे तौर पर शुक्र का विचार करेंगे, गुरु का भी विचार करते हैं साथ साथ में, कुछ ना किसी हद तक गुरु का भी विचार किया जाता है। या मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये जो चार्ट है आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 साल ऐसे रहे हिस्टोरिकली जिसमें चांदी ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे दिए। एक डेकेड था 1970 से 1980 का। अब ये चार्ट देखिए, यहां पर 1980 के आसपास चांदी ने $50 के आसपास का हाई मार दिया था। ये हुआ क्यों था, इसका फंडामेंटल रीजन क्या था? चलो खैर, एक तो रीजन था कि प्लेनेटरी पोजीशन उस समय फेवरेबल थी, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी। लेकिन इसका फंडामेंटल रीजन ये था कि हंट ब्रदर्स अमेरिका में उन्होंने चांदी खरीद ली थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, करीब 2000 एकड़ जगह खरीदी थी चांदी को स्टोर करने के लिए, यानी कि दुनिया में जितनी चांदी थी वो सारी खरीद लेना चाहते थे। चांदी $10 से $50 को टच कर गई थी 1970 से लेकर 1980 के बीच में। इतना जबरदस्त उसमें फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन इवेंचुअली वो क्लैप्स हुए, हंट ब्रदर भी क्लैप्स हुए और चांदी भी क्लैप्स हो गई, दोबारा $10 के ऊपर आ गई थी। फिर दोबारा 1970 से लेकर 98 तक पीक किया। फिर उसके बाद 2008 का जब क्राइसिस आया लेमन ब्रदर का, उसके बाद चांदी ने रफ्तार पकड़ी। और आप ये चार्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी चांदी बहुत तेज हो गई थी। और इसी बीच में वारन बफे ने भी चांदी खरीदी थी। वारन बफे हमारे जो जबरदस्त इन्वेस्टर हैं, दुनिया के शीर्ष इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी चांदी में पोजीशन बनाई थी। उसके बाद भी चांदी बहुत चली थी। खैर, ये तो हिस्टोरिकल रेफरेंस हो गया कि चांदी कब कब चली, क्यों क्यों चली और इसका प्रीवियस हाई कितना है। प्रीवियस हाई था 1980 के आसपास, ये $50 के आसपास था। उसको टच करने की कोशिश की 2011 में, अप्रैल 2011 में। एक्चुअल रेट 42 नजर आता है जब हम चार्ट देखते हैं, लेकिन एक विक मारी थी उसने टेक्निकल, वो $49 के आसपास थी। तो क्या वो $49 दोबारा या $50 दोबारा टच कर सकती है चांदी? तो यदि हिस्टोरिकल प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, जुपिटर का मूव देखते हैं, आने वाले दिनों का मूव देखते हैं, तो लगता है कि चांदी अच्छा कर जाएगी। जब पिछली बार चांदी ने हाई बनाया था तो गुरु उस समय 1979 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय कर्क राशि में थे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और गुरु पॉजिटिव प्लैनेट है। वहां पर गुरु के प्रभाव के कारण चांदी बहुत हाई चली गई थी 1979-80 में। इसके बाद जो मूव आया था, इससे पहले जो मूव आया था, उस समय गुरु मीन राशि में थे। मीन राशि जल तत्व की राशि है और कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है, यानी कि गुरु का जल तत्व की राशि में जाना चांदी को उठाकर ले जाता है और चांदी में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अभी इस साल क्या हुआ, 28 जनवरी के आसपास गुरु आ गए थे, शुक्र आ गए थे मीन राशि में। मीन राशि शुक्र की अपनी उच्च की राशि है, लेकिन मीन राशि में क्या हो रहा था, मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा, मीन राशि में उस समय राहु का गोचर हो रहा था और शुक्र जो है वो यहां पर आकर फंस गए एक तरीके से, और बुरे तरीके से फंसे थे। शनि तो खैर यहां पर बाद में आए, लेकिन राहु पहले से थे और पीड़ित होने के कारण चांदी परफॉर्म नहीं कर पाई। शुक्र यहां शनि यहां से निकले 29 मार्च के आसपास, तो शुक्र थोड़ा सा स्वतंत्र, थोड़ा सा आजाद हुए। 29 मई को राहु ने राशि बदली, राहु 11 पे चले गए, शुक्र थोड़े से आजाद हो गए, यानी कि शुक्र आगे निकल गए और शुक्र एक राशि में आ गए और राहु आपके 11 राशि में आ गए। 12 राशि खाली हो गई थी, ये जल तत्व की राशि है। तो शुक्र जैसे ही एक राशि में आए, यहां पर शुक्र का चांदी का परफॉर्मेंस शुरू हो गया। हमने देखा कि 1 जून के बाद से ही चांदी जो है वो चल रही है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो शुक्र का गोचर हो रहा है 2 राशि पर, यानी कि अपनी ही राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। इस कारण भी चांदी जो है वो थोड़ी सी तेजी में है। आगे 29 जुलाई को शुक्र गुरु के साथ आ जाएंगे। गुरु के साथ शुक्र का आना, गुरु पॉजिटिव ग्रह है और ट्रेड की राशि में आना, शुक्र जो है वो चांदी के कारक है, गुरु के साथ आ जाएंगे, बुध की राशि में आ जाएंगे, बुध ट्रेड के कारक हैं। तो 29 जुलाई के बाद चांदी और ज्यादा तेज होनी चाहिए। यहां पर जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है अगले वीक का मैं बता रहा हूं, ये जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 15-21 के बाद से ही प्लैनेटरी पोजीशन चांदी के लिए बहुत फेवरेबल हो गई है। हालांकि पिछले वीक भी फेवरेबल थी, लेकिन जो चंद्रमा की पोजीशन चल रही है, जो शुक्र की पोजीशन चल रही है, 21 से 25 की भी अच्छी है। इसके बाद भी चांदी चलेगी। उसका रीजन और होगा, ये कंजंक्शन हो जाएगी, सूर्य और बुध की युति हो जाएगी 4 राशि में।
अगेन 4 राशि कर्क राशि है और कल से यानी कि 16 तारीख से यहां पर बुध और सूर्य साथ आ जाएंगे। ये भी एक रीजन बनेगा कि चांदी चलेगी। इस वीक में भी चांदी थोड़ा सा आपको स्पाइक दिखा सकती है, लेकिन अगला वीक ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि अगले वीक में चंद्रमा की पोजीशन ऐसी होगी, वो ऐसी जगह से गोचर करेंगे जहां पर उनके ऊपर शुभ प्रभाव रहेगा और चांदी के लिए वो सपोर्टिव प्लैनेटरी पोजीशन हो जाएगा। लेकिन 29 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच ये गुरु और आपका शुक्र की युति यहां पर चांदी में तेजी लाने का काम करेगी। 21 अगस्त को शुक्र चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। अगेन चूंकि शुक्र चांदी के कारक हैं, चंद्रमा भी चांदी के कारक हैं, कर्क राशि चांदी की कारक है, तो निश्चित तौर पर 15 सितंबर तक यहां पर तेजी बनती रहनी चाहिए। 15 सितंबर से शुक्र आ जाएंगे राहु केतु एक्सिस में, अगेन सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर हो सकता है कि कुछ स्थिरता आ जाए या कुछ थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन इसके बाद 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु कर्क राशि में जाएंगे, सेम पोजीशन 1979 वाली हो जाएगी, तो यहां पर हो सकता है कि 4 दिसंबर तक एक बार फिर वो तेजी देखने को मिले। तो इसका मतलब यह है कि जो हाई हमने 1979 में देखा था या जो हाई हमने 1980 में देखा था या 2010 में देखा था, वो पोजीशन 2011 में सॉरी देखा था मैंने, जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन मेंशन की वो 2011 की है जब गुरु आपके मीन राशि में थे। 1980 का हाई और 2011 का हाई, ये हाई एक बार फिर टच हो सकता है 4 दिसंबर तक। यानी कि गुरु जल तत्व राशि में, गुरु कर्क राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में जिस चीज के वो कारक हैं, 79 में भी सेम पोजीशन गुरु आपके कर्क राशि में थे और इसके बाद गुरु थे आपके मीन राशि में। 2011 में जब चांदी में तेजी आई थी तो गुरु मीन राशि में थे। तो यहां पर गुरु की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन, गुरु शुक्र का कंजंक्शन, ये सारा इंडिकेट कर रहा है, प्लैनेटरी पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि हम इस साल के अंत तक हो सकता है 1979 वाला चांदी का हाई वो $50 वाला और 2011 वाला हाई वो लगभग $45-44 के आसपास का हाई था। $42 दिखाता है यदि हम उसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। एक विक वो मारता है $44 की, वो जो टेक्निकल समझते हैं उनको समझ आएगी कि वो विक क्या होती है। एक विक उसने पुराने हाई को भी टच करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था, वो एक दिन का ही था, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए विक बचती है, आप सबको पता है। तो वो जो हाई था वो हाई 4 दिसंबर तक टच हो सकता है, ये पॉसिबल है चांदी के लिए। तो यदि आप चांदी में इन्वेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म का यदि आपका व्यू है, यदि आप सट्टा नहीं मार रहे हैं, तो जिनके पास चांदी फिजिकल में पड़ी है चांदी रखनी चाहिए। चांदी जो है वो अगला सोना है, सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। इसको रखिए, यहां से $50 क्रॉस करेगी तो $70 का हाई मारेगी आगे जाकर। तो यहां पर चांदी में पोटेंशियल फंडामेंटली भी ज्यादा लगता है। यदि हम इसकी प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हैं तो वहां पर भी लगता है कि चीजें ठीक होंगी। गुरु अगले साल फिर कर्क राशि में जाएंगे तो यहां से चांदी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए चांदी के लिए निवेश अच्छा रहेगा और यहां पर हम 45 साल का जो हाई था पिछला वो तोड़ते हुए जो है वो तोड़ते हुए देख सकते हैं चांदी को। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।